हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। ये जो टॉपिक आप लोगों ने टाइटल तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, आई होप सो। आप सबको मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि बच्चों मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT BHU से पूरा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है मैंने IIT BHU से। और मैं आपको आपकी जेई की प्रिपरेशन में और IIT जेई की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करने वाला हूँ, और नीट वाले बच्चे भी ये क्लासेस देख सकते हैं। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस पर्टिकुलर चैनल में बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते रहते पढ़ाई वाले, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अपन सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर। गाइस, सेमीकंडक्टर का जैसे ही कोई बोलता है तो हमारे मन में एक इमेज आता है कि सेमीकंडक्टर मीन्स कि एक तरह से लॉजिक गेट्स सोच करके अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर ये सोच के कि जस्ट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, दैट्स ऑल, बस पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, रिवर्स वाइज कंडीशन, ऐसा अपन सोच करके और आगे बढ़ जाते हैं। बट इन एक्चुअल वी ऑल नो दैट कि बहुत सारे अच्छे वेरिएशंस पूछे जाते हैं इस सेमीकंडक्टर चैप्टर से भी। जो बच्चे इसको लाइटली लेकर के इग्नोर कर देते हैं उनको बाद में समझ में आता है एग्जाम हॉल के अंदर, यार एक्चुअली ऐसा नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2019 का जो जेईई मेन का पेपर है, उसमें जीनर डायोड के ऊपर हर सेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है, या फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर पूछा है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो कि ट्रांजिस्टर या जीनर डायोड, ये सब चीज़ें तो अपन जनरली कई बार छोड़ देते हैं या फिर इनको करते हैं तो उतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से डायरेक्टली पूछ लिया, ठीक है ना। और फॉरवर्ड वाइज कंडीशन एंड बैकवर्ड वाइज कंडीशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, उन्हीं के दम पे अपन सब आगे चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब तक कहते हैं ना कि डील इज नॉट डील अंटिल इट इज फाइनलाइज, मतलब अंटिल इट इज डन, कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आपसे बेसिक्स बन रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा यदि जब तक कि आप पूरा क्वेश्चन ना कर ले एग्जाम हॉल में। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो ये पर्टिकुलर अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें A to Z कवर करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर सेशन को करीब 3 से 4 लेक्चर में बांटने की सोच रहा हूं मैं, जिससे कि बाद में भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ना चाहे कोई बच्चा तो डायरेक्टली वही लेक्चर खोले, ऐसा ना हो कि पूरा 4 घंटे का लेक्चर खोलना पड़े उसे, ओके। बट आप लोग को बैक टू बैक सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ओके माय डियर। चलिए अपन स्टार्ट बात करते सेमीकंडक्टर के बारे में, ओके। वी विल टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि ये सेमीकंडक्टर का जरूरत पड़ा क्यों, व्हाई वी नीड सेमीकंडक्टर, ओके। उसका आंसर मैं देना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगा, मैटर पार्टिकल्स के बारे में बात करूँगा कि हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं मेटल्स, है ना, एंड नॉन मेटल्स। फिर ऐसे ही अपन लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है तो अपन उसको कंसीडर कर देते हैं जैसे कंडक्टिंग बॉडी और कंडक्टर। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब उसके अंदर कंडक्टिविटी लगभग नेग्लिजिबली स्मॉल है या फिर कंडक्ट करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है, ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे मैटर पार्टिकल्स को अपन लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं माय डियर, इंसुलेटर्स, ठीक है ना। और ये जो सेमीकंडक्टर होता है ना, ये बिचौलिया वाला काम होता है। कहने का मेरा मीनिंग ये कि कहीं ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है इसके साथ कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, हम इसको क्या कर सकते हैं माय डियर, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से वेरी कराने में बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान सकते हो कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। जब जिस हिसाब से हमें कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस हिसाब से इसको मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर का ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर जब यदि हमारे पास ऑलरेडी मेटल्स हैं, ऑलरेडी कंडक्टर्स हैं, देन व्हाई वी नीड सेमीकंडक्टर्स। सो एक्चुअली उसका कारण ये है कि सेमीकंडक्टर से एक अच्छी चीज है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं, वो सब तो अपन लोग समय के साथ डिस्कस कर लेंगे, बट सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है, वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। और बाय द वे एक और बता दूं मैं आपको कि सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है इस डिस्कशन का। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे फिजिक्स का 12th क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट्स ऑल, ये नहीं है। इसमें बहुत कुछ आगे चल के पढ़ने को मिलता है। जो बच्चे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेंगे उनको ये बात पता भी चलेंगी। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, लेकिन वो लेटर ऑन की बात है, अभी की बातें नहीं है, ठीक है। सो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। मैं डायरेक्टली सेमीकंडक्टर पे जंप करूंगा, ओके।
लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड पाए जाते हैं। ये बैंड क्या होते हैं समझने के लिए ये समझिए, ये सोचिए आपकी जैसे कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस है माय डियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, उस न्यूक्लियस के अबाउट बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। उन ऑर्बिट्स में क्या पाए जाते हैं माय डियर, उन ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एक सेकंड, उन ऑर्बिट्स में क्या 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 पाए जाते हैं माय डियर, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। ऑर्बिटल्स का मीनिंग वो ऑर्बिटल्स, या फिर एक तरह से बोलो कि उनका अलग अलग एनर्जी होता है, बेस्ड ऑन एनर्जी हम क्लासीफाई करते हैं कि भैया कम एनर्जी है तो चलो ये एस सेल होगी, ठीक है ना, या फिर इससे हायर एनर्जी है तो चलो ये पी होगी। बेस्ड ऑन शेप भी अपन डिसाइड करते हैं, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि एनर्जी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं। उन ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जैसे मैं यदि बात करूं एक पर्टिकुलर एटम की, इंडिविजुअल एटम की बात करूं, तो एक्चुअली एक एटम के पास यदि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि सोडियम एटम है हमारे पास, क्या है बेटा, सोडियम एटम, एक सेकंड, हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है बेटा, वी हैव सोडियम एटम Na, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, इस सोडियम एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा 3s1, ठीक है, 3s1 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा, नो डाउट, बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है एक इलेक्ट्रॉन में। लेकिन जब हम वहीं पे एक पूरा बंच ले लेते हैं बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स का, या बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारे एटम्स का, एक मैंने क्या ले लिया माय डियर, एक बंच ले लिया, जब हमने सॉलिड का फॉर्मेशन किया उस वक्त की कंडीशन में, क्योंकि सॉलिड जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि भैया हमने बोला दुकान में जाके, ए भैया हमको एगो सोडियम का एटम दोगे जी, अभी सब्जी में डालना है, थोड़ा नमकीन महसूस करना है, ऐसा होता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। वहाँ पे क्या होता है, आप जाके बोलते हो 1 किलो भैया दो हमें, या 2 किलो दो, ठीक है। उसमें होता क्या है, मिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आपके एटम्स पाए जाते होंगे कलेक्टिवली, एक साथ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये बात बोल सकते हैं कि यदि n नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हो, n नंबर्स ऑफ सोडियम एटम्स हो, तो एक तरह से कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, n नंबर्स ऑफ s1 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, n नंबर्स ऑफ 3s1 ऑर्बिटल्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला इसमें ये एक तरह से n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो सेम एनर्जी लेवल पोजेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो जनरली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स, सेम एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन होता है एक तरह का देखा जाए, तो उस कंडीशन में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी स्लाइटली कम हो गई, किसी की थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा हो गई, और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कलेक्टिवली एक बैंड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या फॉर्मेशन कर देता है माय डियर? बैंड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। कहने का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिल करके ऐसे अलग अलग एनर्जी पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर है बेटा? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से किसी की एनर्जी कम हो चुकी है, दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर बैंड, एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर बैंड। लेकिन ये कलेक्टिवली क्या फॉर्म कर चुका माय डियर? वो एक एनर्जी बैंड फॉर्म कर चुका। क्या फॉर्म कर चुका बेटा? एनर्जी बैंड। क्लियर है बेटा? एनर्जी बैंड। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हुआ क्यों, वाई दिस एनर्जी बैंड इज फॉर्म्ड। एक्चुअली इसके पीछे कारण है इंटर एटॉमिक या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक एक तरह का इंट्रैक्शन। जब वो इंट्रैक्ट करते हैं सेम एनर्जी लेवल्स के, तो उनके बीच में लेन देन होता है। क्लियर है? और उस लेन देन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, तुम भी सोचो, जिस केस में लेन देन ज्यादा होगा उस केस में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिस केस में लेन देन कम होगा उस केस में कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे दो घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है ना, उनके बीच में बड़ा मेल जोल है, तो उस कंडीशन में आदान प्रदान खूब होता है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे खाने के सामान, पैसे, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन वहीं पे मान लो ऐसे है कि एक यहाँ पे आदमी है और एक कोई मान लो कि कहीं चल के आ रहा है, लेट अस सपोज कोलकाता से, अब वो मेरे से रास्ते में मिला, तो क्या रास्ते में मिला तो चोंच बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल ना, वहाँ पे इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ। जब इंट्रैक्शन नहीं हुआ तो लेन देन के चांसेस भी कम हुए। क्लियर है? सो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि एनर्जी बैंड्स जो बनेंगे उनका साइज कैसा होगा, हाउ विल बी द साइज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एक्चुअली देखो, हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा अंदर ऑर्बिटल्स होंगे उनका सबसे कम इंट्रैक्शन होगा, और जो सबसे ज्यादा आउटर है, जो बाहरी इलाके में है, उनका इंट्रैक्शन एक दूसरे से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, मतलब जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका इंट्रैक्शन फॉरेन कंट्री से होता है, लेकिन एक आम नागरिक का नहीं होता। जो अंदर कंट्री के उसका इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता,
लेकिन जो डायरेक्ट टच में हायर अथॉरिटीज होती हैं, मतलब जो बाहर हमारा सेल होता है, वो ज़्यादा जल्दी इंटरेक्ट करता है। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भाई मैं जैसे मान लो मैं बात करूँ कि लाइक S देन P, और मान लो कि एक 1s है और एक 2s 2p है और एक लेट अस सपोज कि हमारा 3s है, तो 3s सबसे आउटर पे लाई करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट जब 3s सबसे आउटर पे लाई करेगा तो 3s के केस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो बेस्ड ऑन दैट अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मान लो कि ये एनर्जी बैंड्स यदि अपन को दिख रहे हो तो अपन आसानी से बता देंगे कि ये एनर्जी बैंड्स किसको शो कर रहे हैं। एक्चुअली ये एनर्जी बैंड्स एक्चुअली शो किसको कर रहे हैं, क्लियर है। अपन आसान शब्दों में बता सकते हैं लाइक ये 1s के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बना होगा ये बैंड। उससे थोड़ा सा थिकर है हमारा 2s, फिर उससे थोड़ा सा थिकर हमारा 2p, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा थिकर हमारा 3s। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन, क्योंकि वो आउटर मोस्ट लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उतना ज़्यादा आपको एक तरह से देखा जाए तो ये देखने को मिल सकता है कि भैया लोअर और हाईएस्ट एनर्जी के बीच में गैप। क्लियर है। ये हुआ क्यों, ये व्हाई इट इज फॉर्म्ड, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस मे बी योर क्वेश्चन, व्हाई इट इज फॉर्म्ड। इसका मैं आंसर दे चुका हूं भाई। लेन देन की वजह से मान लो सेम एनर्जी लेवल के थे, मेरी कुछ एनर्जी तुम्हारे पास चली गई, तुम्हारी एनर्जी बढ़ चुकी है लेकिन मेरी एनर्जी थोड़ी सी घट गई है, तो एक रेंज हमारे बीच में क्रिएट हो गई ना कि हमारी इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी के बीच में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी लाई करेंगे। क्लियर है। एक तरह का ये एनर्जी बैंड फॉर्म हो गया। क्लियर है। ये किसकी वजह से हुआ बेटा? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल्स थे उनके इंट्रैक्शन की वजह से। क्लियर है। कलेक्टिवली ये हमारे एनर्जी बैंड्स फॉर्म हुए। तो मुझे जल्दी से ये बात सोच के बताइए, कमेंट करके बताइए माय डियर कि एनर्जी बैंड क्या होता है। ये समझ में आया नहीं आया? एनर्जी बैंड का अपन साइज कैसे डिसाइड करते हैं ये बात समझ में आया नहीं आया? एनर्जी बैंड फॉर्म क्यों होते हैं ये बात समझ में आई या नहीं आई? एनर्जी बैंड ऐसे क्यों फॉर्म होता है ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। ये मुझे जल्दी से सारे लोग चैट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं मैं, ये सारे बच्चों के लिए है। देखो यार, इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जेईई मेन के लिए ना तैयारी तो 15 लाख बच्चे करते हैं, 10 लाख बच्चे करते हैं, 11 लाख बच्चे करते हैं, लेकिन उनमें से सेलेक्ट कुछ चुनिंदा बच्चे ही होते हैं। हमें उन चुनिंदा बच्चों में से बन के निकलना है। सो एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी कहावत होती है, जो डर गया समझो घर गया। क्लियर है। मैं एक ही बात बोलूँगा, जो करना उसे पूरा करना, ठीक है ना। यदि मान लो तुम इसे स्टार्ट करते हो, यदि इसे करना स्टार्ट करते हो तो पूरा कवर करना, ठीक है, तभी कोई बेनिफिट होगा। ठीक है। एक मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम हियर, जस्ट गो एंड रीड द बुक्स। लेकिन कई बार जो बुक्स होती हैं उनमें हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आती। इसीलिए यदि आप इसको करते हैं तो फिर पूरा करिएगा, पूरा करेंगे तो डैम से बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको A to Z चीजों का आंसर देने वाला हूँ, चाहे वो जीना डायोड हो, चाहे वो आपका फोटो डायोड्स हो, चाहे वो आपका ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो आपका LC ऑसिलेटर हो, चाहे वो आपका लॉजिक गेट हो, चाहे वो आपका PN जंक्शन डायोड हो, चाहे वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो, चाहे वो रिवर्स बायस कंडीशन हो, चाहे वो किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि करना जरूर है मैं पूरा। क्लियर है बेटा। अब जनरली ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं इनको बेस्ड ऑन एनर्जी क्लासीफाई किया गया कि बेस्ड ऑन एनर्जी हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट है, कोई भी सॉलिड मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का और एनर्जी बैंड्स फॉर्म हो गए। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी बैंड फॉर्म होते हैं, इन एनर्जी बैंड्स को ना क्लासिफाई किया गया। कैसे क्लासिफाई किया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। दो तरह के बैंड पाए गए। जनरली देखा गया कि एक बैंड हमारा कहलाता है कंडक्शन बैंड और एक हमारा कहलाता है माय डियर वैलेंस बैंड। क्लियर है। वैलेंस बैंड। तो देखा गया रिलेटिवली कि जो हमारे बैलेंस बैंड होती है उसका एनर्जी रिलेटिवली कंडक्शन बैंड के कंपैरिजन में कम होता है। एंड एट द सेम टाइम यदि हम 0 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। क्लियर है। और ये हमारे जनरली मोस्टली एम्प्टी होते हैं या फिर पार्शियली थोड़ा बहुत फिल्ड होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्लियर है। बट एट 0 केल्विन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो इस बैलेंस बैंड के जोन में लाई करती है। सो वी कैन से दैट कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ यहाँ पे लाई करते हैं।
क्लियर है माय डियर? लाइक दिस, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो मैं चाहता हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन पॉसिबल हो पाए, समझना मेरे लाल, कंडक्शन पॉसिबल हो पाए। कंडक्शन पॉसिबल होने का मीनिंग क्या हुआ? कंडक्शन पॉसिबल होने का मीनिंग ये हुआ कि उनके पास इतनी एनर्जी हो जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट हो सके, उनका कंडक्शन पॉसिबल हो पाए, वो मूव कर सके, बैरियर्स को ब्रेक कर सके। एम आई करेक्ट? कंडक्शन का मीनिंग यही हुआ अपन के शुद्ध भाषा में, बेसिक लैंग्वेज में। उसके मीनिंग आप कई तरीके से आप बता सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे कि भैया इसको इतनी एनर्जी दे दो कि ये साला यहां से फरार हो जाए। दैट इज द कंडक्शन। क्लियर है? सो उस लॉजिक के हिसाब से ध्यान से देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पाए जा रहे हैं और जो यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। क्लियर है? कंडक्शन उनका पॉसिबल हो सके, तो सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे इतनी एनर्जी गैप, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। बोलो भाई, ये हमारा क्या है? एनर्जी गैप। दिस इज अवर क्या? एनर्जी गैप बिटवीन द बैंड्स, जिसको हम लोग फॉरबिडन जोन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब तुम ये बात समझो, तो तुम चाहते हो कि कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाए, तो सिंपल सा लॉजिक है कि तुम्हें इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि तुम एनर्जी इसको दोगे, इफ यू विल सप्लाई दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी, यदि तुम उसे कुछ एनर्जी सप्लाई कर दो, मान लो, ठीक है, मान लो तुमने उसको कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, वो एनर्जी वो लेने के बाद, और मान लो कि वो यहां से जंप करके यहां चला गया, ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या छोड़ देगा? एक वैकेंसी छोड़ देगा। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए पॉसिबल है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ जाएं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने उसे एनर्जी दी, और वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यदि वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, तो एक तरह का चैनल सेट हो गया, एक तरह का गेटवे सेट हो गया, जिसकी मदद से हम ये बात बोल सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अपनी वैकेंसी यहां छोड़ गया, एक अपनी जगह छोड़ दिया, उस जगह को फिल करने के लिए कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फिर वहां वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको फिल करने के लिए कोई फर्दर आ सकता है। मतलब एक तरह से कंडक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर है? और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से इतनी मिनिमम एनर्जी पा चुके हैं कि वो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में कहलाएं। वो ये बात कहलाएं कि इनके अंदर क्षमता जो है वो कंडक्शन की क्षमता है। क्लियर है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरह के वो होते हैं, आपने एक तरह का देखा होगा कि फर्टाइल एग एंड नॉन फर्टाइल एग, मतलब कि मुझे इंग्लिश का बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो एक होते हैं जिनमें से कि बच्चे निकल सकते हैं और एक होते हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकल सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक यहाँ पे बैलेंस बैंड के अंदर थे तब तक ये कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, लेकिन इनको हमने जैसे एनर्जी दी और एक कंडक्शन बैंड में चले गए। जब तक ये बैलेंस बैंड में थे तब तक ये कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं करते। जैसे ये कंडक्शन बैंड में गए, नाउ वी कैन से दैट कि यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हो चुका है। नाउ कंडक्शन इज फिजिबल, कंडक्शन इज पॉसिबल। क्लियर है बेटा? तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी गैप है, बेस्ड ऑन दैट डिसाइड होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो मैटर होगा वो कितना अच्छा कंडक्टिंग होगा और कितना अच्छा एक तरह से देखा जाए तो इंसुलेटिंग होगा, या फिर अपोजिट टू कंडक्टिंग होगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी कितनी कम होगी। तो बेस्ड ऑन दैट जनरली तीन तरह के आपको मैटर सिस्टम देखने को मिलते हैं, या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल दो सॉलिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक केस में पॉसिबल है कि जो अपना कंडक्शन बैंड है वो लेट अस सपोज कि वैलेंस बैंड के ऊपर ही लगभग सुपर इंपोज कर रहा है। दिस इज बैलेंस बैंड एंड दैट वन इज कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, एक केस ये हो गया। अब इस केस में क्या है, तुम भी देख सकते हो कि इवन एट रूम टेम्परेचर, मतलब कोई भी तुम इसको एनर्जी सप्लाई मत करो, कोई भी एनर्जी सप्लाई मत करो, ठीक है ना। तुम एक जनरल, मतलब ये मान के चलो कि जनरली यहां पे देख सकते हो कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एक क्लेरिफाइड बाउंड्री है ही नहीं, है ना। मतलब एक दूसरे के ऊपर लगभग मर्ज करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि नेग्लिजिबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? मतलब यहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी गैप। वो एनर्जी गैप जंप कराने की बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स को या फिर सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिंग। फॉर एग्जांपल मेटल्स। क्लियर है? उनमें क्या होता है माय डियर कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो लगभग एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि बहुत कम एनर्जी भी सप्लाई करोगे या फिर एनर्जी ना के बराबर सप्लाई कर रहे हो तब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल हो जा रहा है। ओके माय डियर। लेकिन वहीं पे अगली कैटेगरी जो आएगी हमारी, अगली कैटेगरी कुछ ऐसी है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देखो। अब भैया ये देख लो, तुम्हारा बैलेंस बैंड है, दिस इज योर बैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। अब तुम सोच के बताओ माय डियर, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये वेरी वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज।
बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करा के यहाँ तक ले जाने में आपका बैंड बच जाएगा। इतना ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो पाएगा। क्लियर है? अब आप भी ये बात सोचो कि यार एक तरह से देखा जाए तो इसकी कंडक्टिविटी ना के बराबर है, क्योंकि हमें यार ये बताओ, कहते हैं ना कि पानी तो हम पत्थर से निकाल सकते हैं, लेकिन पत्थर से पानी क्यों नहीं निकालते, है ना? अरे यार एक्चुअली उसका कारण है यार, वो कहने के लिए बातें होती है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ना पत्थर से पानी निकालना। भैया हम तुमको बोले कि ये लो पत्थर, इससे पानी निकाल के दिखाओ हमको ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। लेकिन कहने को अपन कह देते हैं। द सेम पैटर्न भी यहाँ पे भी है, कहने को तो अपन कह देंगे कि भाई इतनी एनर्जी सप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी सप्लाई कर दो कि ये इलेक्ट्रॉन साला भाग के यहाँ भाग जाए। लेकिन ये बताओ भाई इतनी एनर्जी सप्लाई कौन करेगा? सो दैट्स व्हाई ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम को या मैटर पार्टिकल्स को या चाहे जो भी बोलो, हम इनको क्या बोल देते हैं माय डियर? इनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर्स। क्लियर है? और इनको हम क्या बोल देते हैं माय डियर? कंडक्टर्स। क्लियर है? तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि ऐसा एक थर्ड कैटेगरी आ जाए जिसमें कि सुपर इम्पोज भी ना कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी ना कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप भी ना हो। इतना एनर्जी गैप हो कि वो इजीली अचीव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सम पैटर्न, ओके, विद द हेल्प ऑफ सम मींस, ओके। तो अपन इसको आसान से शब्द में समझते हैं कि उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसी को अपन लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड माय डियर, और उसके सामने हमारा हो गया ये बैलेंस बैंड। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉट टू हाई, not too high, not too low। एनर्जी गैप बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि पाया जा रहा है, ठीक है, और हम उसे यदि टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन दे दें, यदि उसको हीटिंग कर दें या फिर किसी और तरीके से उसको एनर्जी प्रोवाइड करा दें, ठीक है ना, तो उस एनर्जी की वजह से पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाए माय डियर। मतलब कि वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके और उसका कंडक्शन पॉसिबल हो सके। क्या हो सके? कंडक्शन पॉसिबल हो सके। सो गाइस ऐसे पर्टिकुलर केस को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ सेमी कंडक्टर। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एनर्जी गैप जंप कराना बहुत टफ भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता कि वो खुद से भी जंप कर जाए। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेस्ड ऑन कि हम कैसे टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं, कैसे टेम्परेचर सिस्टम हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस तरीके को ध्यान में रखते हुए भी हम अच्छी कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन से होते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी गैप, ठीक है ना, एज वेल एज बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्लियर है माय डियर? और साथ में ये बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उन बैंड से कैसे कैटेगरी अपन ने बनाई, सब कुछ पूरा A to Z क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। ये बेसिक्स था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक जनरली नहीं भी आए हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें इतना ज़्यादा बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता नहीं कि कोई प्रॉपर एक क्वेश्चन बना दे, ठीक है। सो मेरा सजेशन यही होगा कि इस पे अपन को बेसिक्स पता होना चाहिए, बट मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं जनरली उनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं अपन लोग। एक तो इंट्रिंसिक होता है और एक होता है एक्सट्रिंसिक। मतलब एक होते हैं प्योर कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स और एक होते हैं हमारे डोपिंग वाले डोप्ड सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है? तो हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। करंटली वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट प्योर सेमी कंडक्टर्स। ओके माय डियर, जिनको हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो प्योर वन क्या है माय डियर? मान लो कि सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है ना, तो सिलिकॉन है, ठीक है ना, सिलिकॉन का है। आपके सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे तरह के पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम वाले ही कंसीडर करते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बहुत तरह के, बट यहाँ पे वो सब डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि उन सब पे क्वेश्चन नहीं बनता। और मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूँ कि हर चीज़ का एक करेक्ट समय आता है। जैसे मैंने एक बात देखी है, मैं हरदम अपनी क्लासेस में बोलता हूँ बच्चों को कि जब वो 11-12 की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो PhD करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है ना। मतलब वो बहुत सारा क्वेश्चन मन में आता है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही लड़का जब सच में बीटेक में पहुंचता है या फिर जब सच में उसको हायर टीचर्स मिलते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, अच्छा कुछ सोचने का मौका मिलता है, तो वही लड़का दो काम करता है, या कि बाबू सोना के पास चला जाएगा या कि फिर गांजा फूक के सो जाएगा। मतलब फिर उस वक्त कहाँ चली जाती है हमारे लोग की इतनी सारी क्यूरोसिटी। तो मेरा क्या कहना है कि हर चीज़ का राइट टाइम होता है। अभी आपको अपने उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनसे डायरेक्ट जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप रट लीजिए, बट आई एम सेइंग कि आप अपने जोन को स्पेसिफिक रखिए कि मेरे को इतना ही काम करना है, क्योंकि इतने काम से ही मेरा प्रोडक्ट मिलने वाला मुझे, ठीक है। इतना सब कुछ करने से टाइम किल होगा और इसका कोई वहाँ पे वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए हरदम बोलता है कि प्लीज कीप सिलेबस विद योरसेल्फ, मतलब सिलेबस ऑलवेज अपने साथ रखिए, सिलेबस के बाहर मत जाइए, वो एक तरह की बर्बाद मेहनत कहलाएगी। क्लियर माय डियर। चलिए, तो सिलिकॉन, ठीक है ना माय डियर, ये मान लीजिए सिलिकॉन है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो आसपास के सिलिकॉन एटम के 4 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने मान लो कितना मेल जोल बना लिया, ठीक है ना। मैरिज वेरिज नहीं करी है, मतलब मेल जोल बनाया, बस समझ लो ना। मेल जोल का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है माय डियर। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके माय डियर, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हैंग ऑन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि अब मैं मान लो कि यहां पे एनर्जी सप्लाई कर दी मैंने, नाउ आई सप्लाइड सम एनर्जी, ओके, मैंने कुछ एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कर दी। उस एनर्जी सप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो साला भन्ना गया, बोला आई साला हमारी लाइफ सेक्सी है, हमको तो एनर्जी मिल चुकी है, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन क्या किया माय डियर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके और बोला हम तो चले साजन, चले ससुराल, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल लिया यहाँ चुपचाप। मान लो इलेक्ट्रॉन निकल लिया, तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही वहां पे क्या क्रिएट कर देगा माय डियर, वहां पे क्या क्रिएट करेगा, वो एक तरह से वहां पे एट द मोमेंट क्रिएट करेगा वैकेंसी। क्या क्रिएट करेगा माय डियर, वैकेंसी। क्लियर है, यहाँ पे एक तरह की वो वैकेंसी छोड़ जाएगा, इट विल लीव सम वैकेंसी देयर, ओके। वैकेंसी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं होल, क्या बोल देते हैं माय डियर, होल बोल देते हैं। अब होता क्या है, तुमने ये बात खासकर देखी होगी जो तुम्हारा दोस्त करता होगा। दोस्त का मतलब ये कि कई बार दोस्त ये अपन कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आज मेरी जो है ना वो मेरे बाबू से लड़ाई हो गई है, ठीक है, मैंने अपने बाबू को लतिया दिया आज, ठीक है। अब मेरी बाबू जाके मान लो कहीं रोने लगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा दोस्त होता है वो अपना उसको कंधा दे देता है, बोलता है ई लो, ठीक है ना, ऐसे करके। अब वहाँ पे हुआ क्या, हम देखा, अब हमारे दोस्त ने देखा कि इनकी बाबू कमजोर चल रही हैं, है ना, तो हमारी जगह पे अपने आप को सेट कर लिया उसने, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे एक वैकेंसी खुली, ठीक है, यहाँ वैकेंसी खुली, वैकेंसी खुलने का मतलब क्या हुआ वैकेंसी खुलने का मतलब समझो ना, मतलब सादगी करते जाओ। वैकेंसी खुलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, ओके। होल मतलब बोले तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस होल को फुलफिल करने के लिए पॉसिबल है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि कहीं बॉन्डेड भी रहो, चाहे भले उसका ससुरा कहीं और बॉन्ड चलता रहो, लेकिन उसके बावजूद वो कहा ए जी तुम रुको, तुम गुस्सा ना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। अब ससुरा आ करके घूम भाग के उसकी जगह में बैठ गया। अब जब उसकी जगह में बैठ गया तो मेरे लाल ध्यान से देख रहे, यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको फुलफिल करने के लिए दूसरा वाला बाबू बैठा होगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा एक काम रुक, मैं आके इसको फिल करता हूं, ठीक है ना। तो एक तरह से हुआ क्या, तुम हमारे वाले में और हम उनके वाले में और वो वहाँ वाले में। कहने का मेरा मीनिंग ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तरह का इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट हुआ। अब फर्दर क्या हो रहा माय डियर, उस होल को फिल करने के लिए फर्दर होल्स का जनरेशन होता जा रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर चार्ज कैरियर्स, क्लियर है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन ऑफ द करंट इज पॉसिबल, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन ऑफ करंट पॉसिबल हो जा रहा है माय डियर, ठीक है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर माय डियर। तो यहां पे चार्ज कैरियर्स अपन किसको मान सकते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स आर पॉजिटिवली नेचर चार्जेस, मतलब वो है नहीं, वो एक तरह से एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, लेकिन उसको अपन मानते हैं कि लेट अस अज्यूम देयर इज अ होल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो इसका चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं पे निगेटिविटी होना और कहीं पे निगेटिविटी ना होना, तो इसके रिलेटिव में तो पॉजिटिविटी होना ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब अपन देखते हैं आगे तो हुआ क्या, कैसे, और आगे बात करते हैं। तो
देखिए होगा क्या कि एक तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाया, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, ओके माय डियर। और साथ में ये भी पॉसिबल है कि यदि बहुत ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाए, मान लो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, तो उनका रिकॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबू गुस्सा आ जाए, बोलेगा ये ससुरा तुम कैसे आ गए भी हमारी जगह में, कैसे तुम कंधा दे दिए, हम लौटेंगे वहीं पे, ठीक है ना। मतलब कई बार ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो रिकॉम्बिनेशन जब पॉसिबल है और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब हम ये बात देख सकते हैं कि ठीक है कि हमें कंडक्टिविटी मिल रही है, कंडक्शन इज पॉसिबल, बट डिजायर्ड अमाउंट्स में हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। तो हम दूसरा फिर तरीका सोचते हैं। नाउ वी विल थिंक अबाउट अदर मेथड्स बाय विच वी कैन गेट मोर कंडक्टिविटी, ओके माय डियर। तो हम क्या करेंगे, हम ठहरे एकदम शैतान टाइप के, तो हमने क्या किया माय डियर, हमने ये सोचा कि ये जो प्योर वन था हम इसको साला दूषित कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, हम इसको ड्रग्स दे देते हैं, क्लियर है। तो हमने उसको ड्रग्स दे दिया। ड्रग्स का मतलब एक्सटर्नल मटेरियल जो कि हमारी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लिया गया हो। जो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, तब खासकर उसके बारे में खूब सुनने में आता है डोप टेस्ट, ठीक है ना, डोपिंग टेस्ट, है ना। लगता है इन्होंने दवाई ली थी हैं दौड़ने से पहले, समझ रहे हैं। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि जो डोपिंग टेस्ट होता है वो क्या चेक करने के लिए होता है, क्या बाहर से कोई मटेरियल लिया गया, किस लिए, कि हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाए, जो हम काम कर रहे थे उसमें हमारा जो जिसे कह सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे करते हैं। हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे माय डियर, डोपिंग करेंगे और डोपिंग की वजह से बनेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम लोग दूसरा नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है माय डियर। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों का जो डेंसिटी होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या होता है माय डियर, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और दोनों के फ्लो की वजह से ही पॉसिबल हो पाता कंडक्शन। क्लियर है। तो अपन ये बात बोल सकते हैं कि नेट करंट विल बी व्हाट, ड्यू टू होल एज वेल एज व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है माय डियर। चलिए कम बैक टू द पॉइंट, अपन बात करते हैं डोपिंग वाले केसेस में, ठीक है ना। बोले तो इम्प्योर वन, और ये बना कैसे माय डियर, डोपिंग की मदद से। डोपिंग मतलब बोले तो कुछ अलग से हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई जो हमारा सिलिकॉन था, ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन था ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा जो सिलिकॉन था, हम एक काम करते हैं, एक सिलिकॉन की जगह पे, एक सिलिकॉन को हम पहले से ही लात मार के निकाल देते हैं और एक सिलिकॉन की जगह पे हम ला के रख देते हैं फास्फोरस। क्लियर है। अब उस फास्फोरस का ध्यान से देखा जाए तो फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो चलो 4 तो भैया भाईचारा बढ़ा लिए, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो एकदम फ्री होगा, खुला सांड। क्लियर है। कहने का मेरा मीनिंग ये कि वो इलेक्ट्रॉन लेट अस सपोज यहाँ पे है, ठीक है माय डियर, वो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, तुम ध्यान से सोचो, ध्यान समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा माय डियर, कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से हायर एनर्जी होने की वजह से लगभग ऑलमोस्ट फ्री है, इट इज़ फ्री टू मूव। क्लियर है। मतलब आप जो एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है, उसकी वजह से आपके होल्स एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स का पेयर फॉर्म होगा, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके एडिशनली, उसके पैरेलल में यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ अवेलेबल हैं। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो सिंपल सा लॉजिक है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगी, है ना। और हम ये बात बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, यहाँ पे पूरे के पूरे जो सिस्टम है माय डियर, यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो जनरली ग्रेटर होगी इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल्स की डेंसिटी के। क्लियर है। क्योंकि भैया ध्यान से देखो ना यार, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेस में ऑलरेडी चल रहा है। अब यदि आप मान लो कि डोपिंग किए हो, आपने थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को रिप्लेस किया, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर कौन है। पढ़ाते पढ़ाते एकदम बैंड बज जाता है।
एक बात ज़रूर बोलेंगे सारे लोगों को कि लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। इन लेक्चर्स को लाइक करिए और यदि चैनल पर नए होते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि जो हम लोग ये फ्लैश 30 करने वाले हैं ना, ये फ्लैश 30 में बहुत कुछ होने वाला है ऐसा जो कि आपको जेईई में बहुत मदद करने वाला है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स कौन कहलाएंगे माय डियर? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसी वजह से इसका हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर माय डियर? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअली एन इस वजह से नहीं बोले हैं कि ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, नो नॉट एट ऑल। एन इस वजह से नहीं बोला है कि ये निगेटिवली चार्ज होता है, एन इस वजह से बोला है कि यहाँ पे जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है कंडक्शन ऑफ करंट में, वो कौन है माय डियर? इलेक्ट्रॉन्स में। कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई। अच्छा, कुछ लोग के मन में एक क्वेश्चन और भी आएगा कि क्या सर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ चुका है इसकी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि दिस होल सिस्टम इज निगेटिवली चार्ज? तो इसका आंसर है बिग नो। क्यों? क्योंकि माय डियर मेरे मुन्ना, तुमने क्या किया? तुमने एक सिलिकॉन न्यूट्रल एटम को हटा करके एक फॉस्फोरस न्यूट्रल एटम आपने ऐड किया है। आपने ऐसा तो किया नहीं है कि एक सिलिकॉन को हटा करके उसी में कोई आयन ऐड किया है। सो हाउ कैन यू से दैट कि ये एक तरह से आपका न्यूट्रल नहीं होगा? सो ओवरऑल इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अपन ये बात मान सकते हैं कि भाई द होल सिस्टम विल बी न्यूट्रल इन नेचर। ओके माय डियर, ये न्यूट्रल होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका फिर भी एन टाइप क्यों नाम पड़ा वो मैंने आपको बताया कि मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो कि निगेटिवली होते हैं, निगेटिवली चार्ज मानते हैं अपन उनको। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ता है माय डियर? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? अच्छा, अब डोपिंग में ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं ऐसे डोपिंग भी करा सकता था कि भाई मैं फास्फोरस की जगह पे एल्युमिनियम पुट कर देता हूँ। और एक बात का ध्यान रखिएगा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन है क्या सर डोपिंग करने के लिए हम कोई भी डोपिंग ला सकते हैं? तो एक्चुअली एक बात याद रखिएगा, कोई भी डोपिंग नहीं ला सकते आप, आपको सोच समझ के डोपिंग करनी होगी। सोच समझ के डोपिंग करनी होगी, इसका मीनिंग क्या है? सोच समझ के डोपिंग करनी होगी, इसका मीनिंग ये है कि आपको ये बात समझनी होगी कि जो सिलिकॉन रिप्लेस कर रहे हो, जिसको रिमूव कर रहे हो, जिसके में कुछ नया ला रहे हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होना चाहिए या फिर मतलब प्रॉपर्टीज लगभग मैच करती हुई रहे। ऐसा भी ना हो, तुम भी सोचो ना यार कि जब अपन लोग फिल्मों में स्टंट्स कराते हैं तो एक हीरो का एक स्टंट वो होता है, मतलब एक तरह का जो स्टंट मैन होता है, जो स्टंट करता है, उसको ऑलमोस्ट शेप और साइज जो होता है, जो चेहरा होता है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बकौला, एकदम लंबा सा, एकदम ठाड़ बांस जैसा है और एगो इतना बड़ा चींटी बड़ा है बार बराबर। तो इस कंडीशन में माय डियर फिर वो मैच नहीं करता है ना। तो वही चीज़ है लगभग यहाँ पे भी कि जो अपन लोग डोपिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर एलिमेंट से डोपिंग कराते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि अपन एक काम करते, सिलिकॉन्स की जगह पे मैं एक काम करता हूं, मैं एक एल्युमिनियम रिप्लेस कर देता हूं, मतलब 13th ग्रुप एलिमेंट को डोपिंग में लेके आता हूं। पहले वाले में मैंने क्या किया माय डियर? 15th ग्रुप को डोपिंग के लिए लाया, और अब क्या कर रहा हूं? 13th ग्रुप का एलिमेंट लाने वाला हूं डोपिंग के लिए। तो मान लो मैंने यहां पे ला दिया एल्युमिनियम। ओके माय डियर, वो एल्युमिनियम क्या किया? वो एल्युमिनियम भाईचारा बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिलिकॉन के साथ भाईचारा बढ़ा लिया, चल भाई एक इसके साथ बढ़ा लिया, चलो बढ़ा लिया भाई, ठीक है। एक इसके साथ बढ़ा लिया, चलो बढ़ा लिया भाई, ठीक ना। लेकिन अब एल्युमिनियम के पास तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन सिलिकॉन क्या कहेगा? हमें चाहत है, हम एक तरह से देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की चाहत है। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक वैकेंसी दिखेगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या दिखेगा माय डियर? एक तरह की वैकेंसी दिखेगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई कोई दूसरा फर्दर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी वहां पे पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आ जाए, बोले रुको हम तुम्हारी जगह पे आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? तुम अपने को कमजोर महसूस मत करना, हम तुम्हारे सेक्सी भाई। समझ रहे हो ना? तो आप जब ये यहाँ पे आए तो ये भला करने आए थे, लेकिन एक होल वहां छोड़ के आ गए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही उनको फिल करने के लिए फिर एक और होल छोड़ करके आ गए। मतलब एक तरह से देखा जाए माय डियर, तो यदि यहाँ पे आप एनर्जी सप्लाई करते और एनर्जी सप्लाई करने की वजह से बॉन्ड ब्रेक करते और आप मान लीजिए होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के पेयर फॉर्म भी होते, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं होल्स एक्सेस में होते। मतलब यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है माय डियर? नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so that's why we can say that holes are here major charge carrier। क्लियर है? और यहाँ पे कौन से किसकी डोपिंग हुई है माय डियर? 13th ग्रुप के एलिमेंट की हुई है, 13th ग्रुप।
क्लियर है। तो 13th ग्रुप का एलिमेंट जब डोपिंग किया है माय डियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो होल्स का एक्सेस दिख रहा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स के, और उसका नेचर कैसा होता है, वी ऑल नो दैट कि होल्स आर, अपन कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होते नहीं है होल्स ना, होल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, होता तो प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो भागेगा नहीं। होल का मीनिंग ये हुआ कि देखो यार, कोई एक मलिच्छ है, मतलब कोई एक हरामी है और एक कोई कम हरामी है, तो इसका मतलब ऑब्वियस ये तो कम हरामी वाला ना अच्छा कहलाएगा ना, है कि नहीं। और सब यदि बड़का हरामी है, एगो कम हरामी है, तो कम हरामी क्या कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। वही चीज़ इधर है, इट्स ओके कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन का कोई पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ निगेटिव चार्ज था, अभी वो निगेटिव चार्ज एब्सेंट है, मतलब कहीं ना कहीं वो ओवरऑल पॉजिटिवली अभी चार्ज है ना औरों के कंपेरिजन में। ये चीज़ है होल के बारे में। तो यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर कौन है माय डियर, होल्स। और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेचर, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या माय डियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मानो या ना मानो, पहले वालों के कंपैरिजन में जो हमारा इंट्रिंसिक था, मतलब प्योर टाइप था, जो हमने सबसे पहले देखा था प्योर टाइप, ये प्योर टाइप के कंपैरिजन में मानो या ना मानो हमें ज़्यादा कंडक्टिविटी मिल रही होगी इन कंपैरिजन टू इन केस ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, और बोले तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और बोले तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। किसकी वजह से, जो इम्प्योरिटी आ गई है उसकी वजह से। क्लियर है। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जनरली हो क्या रहा था। यदि मैं इसको एनर्जी बैंड से समझने की कोशिश करूँ, ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली कहानी क्या हो रही है, ठीक है। इसमें कहानी क्या हो रही है, इम्प्योर वाले में जब अपन 15th ग्रुप से एलिमेंट से करा रहे हैं, ठीक है ना, 15th ग्रुप से जब अपन डोपिंग कराए तब क्या हुआ, जब 13th ग्रुप से डोपिंग कराए तब क्या हुआ, सब समझ गए। इसको यदि अपन लोग आसान भाषा में और समझने की कोशिश करें कि इसको हम एनर्जी बैंड से दिखाना चाहें कि एनर्जी बैंड्स के रिस्पेक्ट में कैसे बातें करेंगे, तो देखो आसान शब्दों में देखो, एकदम आसान शब्दों में देखो, ठीक है। जनरल केस क्या था, जो प्योर थे उनके लिए था, प्योर वाले केस जो थे उनके लिए था कि दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ प्योर, ठीक है। नॉर्मल एनर्जी गैप, उस एनर्जी गैप को अचीव कराने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन अपन यदि बात करें, मान लो 15th ग्रुप वाला है, 15th ग्रुप वाला एलिमेंट, मतलब बोले तो एन टाइप, कौन सा माय डियर, एन टाइप। एन टाइप में क्या था, मान लो ये बैलेंस बैंड है और ये मान लो हमारा कंडक्शन बैंड है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे क्या बताया था, यदि याद हो तुम्हें, तो मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका एनर्जी औरों के कंपैरिजन में, जो कोर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तभी ये साला भाग दौड़ मचा पाता है। मतलब इसकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा भी जर्क मिला इसको, थोड़ा सा भी जिसे कह सकते किक मिली, तो भाई हमला कर देगा, समझ रहा, वही चीज़ है इधर, ठीक है। तो अपन ये बात मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम इट लाइक दिस, कि भाई जो एक इम्प्योरिटी आई है उस इम्प्योरिटी का एनर्जी कुछ यहाँ रहा होगा माय डियर, दिस इज इम्प्योरिटी लेवल, और एक तरह से एनर्जी बैंड और एनर्जी ऑफ इम्प्योरिटी, ओके। उस इम्प्योरिटी की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर क्यों बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं, डोनर इस वजह से बोलते हैं माय डियर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर है। डोनेट क्या कर रहा है माय डियर, वो डोनेट कर रहा है। उसकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड के पास होती है, सिमिलर होती है, जिसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जंप आसानी से पॉसिबल हो जाता है कंडक्शन बैंड में, एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाता है। सो इम्प्योरिटी के आने की वजह से होता क्या, समझ में आ गया। एक तो ये तुम डायरेक्टली समझना चाह रहे थे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ समझ लो जो मैंने पहले समझाया, और यदि एनर्जी बैंड के तरीके समझना तो ऐसे समझ लो कि इम्प्योरिटी जो आती है ना, उस इम्प्योरिटी का जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड होता है। क्लियर है। फार फ्रॉम बैलेंस बैंड, मतलब बैलेंस बैंड से बहुत ज़्यादा, इन कंपेरिजन टू कंडक्शन बैंड जस्ट उससे थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस। क्लियर है। तो ये गैप बहुत कम है। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि चाहेगा तो आसानी से कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तब भी कंडक्शन हो रहा है। ओए साला, समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी, ठीक है, कंडक्शन पॉसिबल हुआ था, लेकिन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। इधर क्या है, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करी तब भी कंडक्शन पॉसिबल हो गया, मतलब कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है ना रे, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है ना, तभी तो ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा ना होती तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको भी सप्लाई करनी पड़ती उतने कंडक्शन पाने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी समझ में आया। ये होती है पूरी कहानी। क्लियर है। वहीं पे अपन लोग पी टाइप की बात करें तो पी टाइप वाले में क्या होगा माय डियर,
पी टाइप वाले में इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। पी टाइप वाले में वहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी नहीं होती, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, क्लियर है, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पे होल को खुद लेकर के आती है। एल्युमिनियम यार माय डियर एक की डिफिशिएंसी थी ना, तो एक तरह से एक्सेप्ट करती है। तो यदि ये बैलेंस बैंड है और ये मान लो है कंडक्शन बैंड, क्लियर है, तो होता क्या माय डियर कि जो उस एक्सेप्टर होती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, उसकी बैलेंस बैंड के नियर उसकी एनर्जी होती है, उससे जस्ट स्लाइटली थोड़ा हायर होती है बैलेंस बैंड के कंपैरिजन में, क्लियर है। ये होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्लियर है माय डियर। अब आपको यहाँ पे ये मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ये सोचना है, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। अब आपको इसके बारे में सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना कि यहाँ पे कैसे काम करता होगा, यहाँ पे कैसे काम होता है, यहाँ पे कैसे सारी चीज़ें बनती हैं, क्लियर है। तो एक्चुअली होल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जंप पॉसिबल हो जाता है, और जिसकी वजह से बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा, उसको फिल करने के लिए फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इस तरह से देखा तो इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल हो जाता है फ्लो, क्लियर है। ये होता है एक शॉर्ट, मैंने हिंट दिया बट फिर भी आपको ये सोचना होगा, ठीक है। तो अभी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली और ये सलाह कैसे ज़्यादा इजीली हम लोगों ने कंडक्टिविटी अचीव कर ली जब डोपिंग कर दी। तब जब डोपिंग नहीं की थी तो ठीक है, कंडक्टिविटी तो थी, लेकिन तब इजीली अचीवेबल नहीं थी। नाउ इट्स इजीली अचीवेबल, क्लियर है। तो ऐसा कैसे, तो उसका आंसर मिल गया होगा, ऐसा कैसे, समझा नहीं, क्लियर है बच्चा पार्टी। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, क्लियर है, सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। लेकिन ये यदि बाद में कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसको तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं करंटली, ठीक है ना, उन बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा कि जस्ट 2 मिनट बाद आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि मैं पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि आप यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाओ वहाँ के लिए, क्लियर है, उस वाले लेक्चर के लिए। उस लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये देखो कि हम लोगों ने अपना, जिसे कह सकते हो ना कि पिसाद बिछा ली है, क्या बोलते हैं अपन लोगों से कि भैया एकदम पूरा माहौल बन चुका है, बस अब एकदम बैंड बजाना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आई होप सो मज़ा आया होगा। तो बच्चों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर को देखना है, क्योंकि बिना नेक्स्ट लेक्चर को देखे हुए आपसे कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं सीख के जा रहे हो आप, जो कि मानो कि कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है, तो हमें पूरा ज्ञान लेना है। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।